मतलब मैंने रिव्यू में आपको बोला था कि मैं एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इतनी बेसब्री है। कमेंट सेक्शन भैया स्पैम हुआ पड़ा है कि यार एंडिंग एक्सप्लेन कर दो, तो ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सलार पार्ट 1 सीज फायर की एंडिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। स्पॉयलर्स का मतलब होता है कि मैं आपको सलार पार्ट 1 से जुड़ी हुई ऐसी बातें बताऊंगा जिनको की जानकर आपका मूवी देखने का मजा शायद कम हो सकता है। तो यदि आप लोगों को इस बात से समस्या है तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, बंद कर दें इस वीडियो को देखना। ये चीज बिल्कुल भी कमेंट में आकर ना लिखे कि यार तूने तो पूरी कहानी बता दी, क्योंकि ये वीडियो है ही उस चीज के ऊपर। तो कमेंट में जाकर ये लिखकर अपनी बुद्धि का प्रमाण ना दें कि भैया आप में बुद्धि की कमी है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि यदि आपने अभी तक सलार नहीं देखी है और आप नहीं जानना चाहते इस मूवी की कहानी के बारे में, तो हाथ जोड़कर विनती है आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। इससे ज्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर नहीं सकता हूं, क्योंकि इतनी ही मेरे अंदर क्षमता है। अब बात करते हैं सलार के बारे में। तो देखिए, सलार की सबसे पहले हम लोग कहानी की बात करेंगे और कहानी के साथ साथ ही हम लोग एंडिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि जो हम लोगों ने टीजर में डायनासोर वाला डायलॉग सुना था सलार को लेकर, वो डायलॉग अभी आया नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो सेकंड पार्ट में आने वाला है। अगर अब हम इस मूवी की पहले कहानी की बात करें, उसके बाद हम लोग एंडिंग भी समझ लेंगे। कहानी की बात करें तो कहानी है 3 कबीलों से मिलकर बने हुए खानसार की। इन 3 कबीलों के ऊपर राज करते हैं कौन? डाकू, जो कि जगह जगह से लूटपाट का सामान लाते हैं और खानसार में इकट्ठा करते हैं। यहां पर इन 3 कबीलों के अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे कबीले हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता है, खानसार जुड़ता जाता है, बड़ा होता जाता है और एक बहुत ही ताकतवर जगह बन जाता है। अंग्रेजों का भी इसके ऊपर आक्रमण होता है, लेकिन वो लोग भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। 1947 में जब भारत आजाद होता है तब खानसार को भारत में विलय करवाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन खानसार मना कर देता है। वो बोलते हैं कि नहीं, हमें भारत के साथ नहीं मिलना, हमें दुनिया के नक्शे पर ही नहीं आना। इवन हम लोग भारत का संविधान भी नहीं मानेंगे, लेकिन हम भारत के संविधान को चलाएंगे जरूर। मतलब कि कुछ हमारे जो पावरफुल लोग रहेंगे वो आपकी पॉलिटिक्स में बैठेंगे, ये बात तय रहती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। मन्नार का इसके ऊपर राज रहता है खानसार के ऊपर, क्योंकि ये लोग मिलकर एक एक तरह का एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें कि हर बार अलग अलग इंसान सरदार जो है वो बनेगा। अब ऐसे में मन्नार का राज रहता है, लेकिन मन्नार जब मरता है तब ऑब्वियस सी बात है गद्दी किसी और को जानी थी, क्योंकि बारी बारी से अलग अलग सरदार को वहां पर सरदार बनना होता है। जैसे कुछ और कबीले हैं वहां पर, उन सब कबीलों के एक एक सरदार को मेन सरदार बनाया जाता है। मन्नार जैसे ही खत्म होता है तो जब बारी आती है राजा मन्नार के ऊपर, तो वो समझ जाता है कि भैया मेरे हाथ से तो गद्दी गई। वो बोलता नहीं भैया अब इस प्रथा को बदलना पड़ेगा। क्या करता है वो? शौरंगा समुदाय का सरदार को, जो मेन सरदार बनना होता है, उसको वो मार देता है। इसके बाद वो अपने लोगों को बोलता है कि क्योंकि कोई और शौरंगा आके इसके खिलाफ बगावत ना कर दे, इसलिए वो कहता है एक एक शौरंगा को ढूंढो, उसको पकड़कर मार दो। उसके लोग जाते हैं और उस पूरे के पूरे शौरंगा कबीले को जाकर मार देते हैं। इसके बाद राजा मन्नार गद्दी के ऊपर बैठता है और अपना राज चलाना शुरू कर देता है। यहीं पर एंट्री होती है उसके एक छोटे से बेटे की, जो कि नाक में पहना रहता है। उसी का दोस्त रहता है प्रभास। अब ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि प्रभास की मां के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, और क्योंकि प्रभास ऑलरेडी राजा मन्नार के बेटे वर्द राजा मन्नार की काफी मदद कर चुका होता है, तो वर्द राजा मन्नार एक कबीला उस हमला करने वाले आदमी को देता है और बोलता है कि भाई इसकी मां को छोड़ दे। ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है जो कि वो सलार के लिए करता है। ऐसा करके वो सलार और उसकी मां को बचा लेता है, और सलार और उसकी मां को बोलता है कि आप लोग यहां से प्लीज निकल जाओ, आप लोग यहां मत रुको, यहां पे आपकी जान को खतरा है। तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं, काफी दूर चले जाते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और उसके बाद पता चलता है कि भैया सलार और उसकी मां जो है वो तो कहीं पर अलग जगह पर रह रहे हैं। वहां पर कई लोगों से छुप कर रह रहे हैं। वो लोग उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में 7 साल पीछे। मतलब पहले कहानी गई 25 साल 30 साल आगे, फिर कहानी पीछे आई 7 साल। तो 7 साल पीछे आती है तब पता चलता है कि वर्द राजा मन्नार जो है वो सलार को अपने पास बुलाता है। वो बोलता है कि मुझे सलार की जरूरत है। अब सलार की जरूरत क्यों है? वो दरअसल इसलिए कि राजा मन्नार जो था, जिसने कि शौरंगा समुदाय के सरदार को मारा था, उसको अब चाहिए उत्तराधिकारी। उसने करी थी 2 शादियां। पहली शादी से उसको एक बेटा था, दूसरी शादी से उसको था वर्द राजा मन्नार, जो कि पृथ्वीराज सुकुमारन। तो वर्द राजा मन्नार को वो अपनी सीट के ऊपर वापस बुला लेते, क्योंकि उसको निष्कासित किया रहता है 25 साल से। वो जो कड़ा उसने सलार के लिए दे दिया था उस कारण से। तो बुलाते नहीं, चलो ठीक है, वो एक लीडर टाइप का बंदा है, उसको अपन वापस बुला लेते। उसको वापस बुलाया जाता है। इतने में वर्द राजा मन्नार बोलता है कि भैया मैं जो हूं यहां पर बिल्कुल सरदार बनने के लिए आया हूं। और राजा मन्नार बोलता है कि भैया मुझे जाना है छुट्टी के ऊपर। वो चले जाते हैं छुट्टी पे। अब ये छुट्टी पर कहां गए थे, क्यों गए थे, इस बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन अभी दी नहीं गई है। हो सकता है सेकंड पार्ट में इसको लेकर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आ जाए, है ना। अब ये पार्ट चल ही रहा था कि इतने में ही सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि जो सारे कबीले रहते हैं वे सब लोग वही का, क्योंकि एक नियम की किताब रहती है वहां पर खानसार की। खानसार के नियमों के हिसाब से रहता है कि जो बलवान रहेगा वही राज करेगा। तो वो लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम तो लड़खड़ के जो भी खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा।
तो ऐसे में ये लोग वरदराजा मन्नार को मारने की साजिश करने लगते हैं। तब वरदराजा मन्नार जो है सालार को लेकर आया है। अब यहां से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सालार उसकी मदद करने लगता है, आपस में जो लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं, सारी चीजें होती हैं, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हैं। और फिर उसके बाद एंडिंग में जबकि ये काफी खून खराबा मचा चुके होते हैं, तब एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है। और वो रेवोल्यूशन क्या होता है कि जिस शौरंगा समुदाय से ये लोग इतने समय पहले सोच रहे थे कि हम छुटकारा पा चुके हैं, दरअसल उससे उनको छुटकारा नहीं मिला है। जब राजा मन्नार आके अपने बीच के आरोपियों को पकड़ता है, तब उनमें से एक भीतरघात का आदमी मिलता है और उसके बारे में पता चलता है कि वो दरअसल शौरंगा समुदाय का ही था और वही यहां पर आके इनके पूरे घर को अंदर से खोखला कर रहा था, क्योंकि लड़ाई पूरी सिंहासन के लिए चल रही थी। तो वो सभी लोगों को आपस में भड़का भड़का कर इस पूरी की पूरी सिंहासन की नींव को खोखली कर रहा था। तो वो बताता है कि जिस शौरंगा समुदाय को आप सोच रहे थे कि भैया वो खत्म हो चुका है, दरअसल खत्म नहीं हुआ है। उस रात को जब आपके लोग वहां पर कत्लेआम करने के लिए आए थे, तब हमारे माँ बाप ने हमको गटरों में डालकर बचा लिया था और हम में से ही एक जो सबसे ताकतवर था वो है सालार। दरअसल सालार के पिताजी का कत्ल किसने किया था? राजा मन्नार ने। मतलब कि सालार का जो दोस्त है वरदराजा मन्नार, उसके पिता राजा मन्नार ने ही सालार के पिता का कत्ल किया था सरदार की कुर्सी पर बैठने के लिए। अब यहां पर जो दोस्त हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वरदराजा मन्नार और देवा की, इनके पिताजियों के बीच की दुश्मनी निकलकर सामने आ गई है, जिसमें कि वरदराजा मन्नार के पिता ने देवा के पिता मतलब कि सालार के पिता का कत्ल किया था गद्दी के लिए। तो शौर्य समुदाय का कहना है कि भैया आप लोगों ने तो यही गलत काम किया था, आप लोगों ने ही हमको मारा था, तो भैया अब तो हम लोग बिल्कुल अपना राइटफुल काम लेने के लिए वापस आए हैं। तो जो मूवी में नहीं बताया गया है कि आखिर इन दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई, उसके बीच का बड़ा सबसे कारण यही है कि उन दोनों के पिताओं के बीच में दुश्मनी थी और सालार के पिता को वरदराजा मन्नार के पिता ने ही मारा था सिर्फ गद्दी के लिए। और यही मेन कारण बनने वाला है आने वाली मूवी में। जो पूरे कारण निकल कर आ रहे हैं ना कि हाँ भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो बड़ा कारण यही बन रहा है कि इनके पिताजियों के बीच में जो पूरी लड़ाई थी वो एक कारण बनेगी, प्लस वरदराजा मन्नार के पिता ने जो कत्ल किया था वो तो रह गई। क्योंकि इस मूवी में इमोशंस बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको एक एक इमोशन के बारे में बताया गया, आपको एक चीज के बारे में समझाया गया, कैसे क्या चीजें कैरी आउट हुई, सबके बारे में बताया गया है। तो उसमें सबसे बड़ी बात है दोस्त के ऊपर अब एक बाप बेटे का इमोशन निकलकर सामने आएगा। उसके बारे में हालांकि अभी कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन इतनी चीज तो मैं आपको डेफिनेटली श्योर बता सकता हूं कि यही चीज यहां पर होने वाली है। सालार के पार्ट 2 के बारे में यही बोला गया है कि ऑलमोस्ट बनकर तैयार ही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ये रिलीज भी हो जाएगा। हालांकि फिर भी 1 साल 1.5 साल का टाइम तो मेकर्स बिल्कुल लेंगे ही, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा हाइप बन सके। क्योंकि हमने पुष्पा के बारे में भी यही सुना था कि भैया पुष्पा 2 की काफी हद तक शूटिंग हो चुकी है, जल्दी रिलीज होगी, पर अब देखिए कितना टाइम हो गया अभी तक हुई नहीं। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमको सालार से काफी कुछ चीजें मिलने वाली है, ये बात तय है। और एंडिंग मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर लड़ाई किस बात की है और शौरंगा समुदाय क्या था। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है कि इसका सालार का जो सेकंड पार्ट है उसका नाम रहेगा सालार पार्ट 2 शौरंगम पर्वम। ये नाम है सेकंड पार्ट का। अब आप मुझे बताइएगा कि आपका इस मूवी को देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में जाकर। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।